हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। लास्ट क्लास में हम फिस्कल पॉलिसी हमने स्टार्ट करी थी, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम फिस्कल पॉलिसी जो हमारा सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। जो आज सेकंड पार्ट है उसमें एक तो हम जीएसटी 2.0 की बात करेंगे, मींस जो जीएसटी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने करे हैं, तो क्या रिफॉर्म्स करे हैं। ओके, पहली चीज़ वो देखेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इन रिफॉर्म से क्या इफेक्ट्स पड़े हैं इकोनॉमी पे। ठीक है, क्या ये रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ने करे वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है, वो चीज़ देखनी है हमको। ये सारे रिफॉर्म सही भी नहीं होते, कुछ इकोनॉमी पे पॉजिटिव रिजल्ट डालते हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट डालते हैं, तो हमको दोनों चीज़ें कंसिडर करनी है। दूसरा, गवर्नमेंट कुछ कंपेरिजन करके देगी हमको, कुछ डेटा गवर्नमेंट ने दे रखा है, जीएसटी कलेक्शन का दे रखा है कि कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है ना, और ग्रोथ देखेंगे हम जीएसटी कलेक्शन में क्या ग्रोथ हुई है। मीन्स जो हम जीएसटी टैक्स लेके आए हैं उससे हमारा जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है आवर ईयर बाय ईयर, वो सब चीज़ें हमको देखनी है। तो मोर और लेस जो सेकंड पार्ट है वो जीएसटी के इर्द गिर्द हमारा रहने वाला है, आज का जो चैप्टर है वो। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले, रोबस्ट ट्रांजैक्शन मूवमेंट अंडर जीएसटी, इवन ए ग्रोस जीएसटी कलेक्शन ट्रैक्स नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हम देख चुके हैं। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जो हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड नहीं रहती है। मींस ये करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट की हुई होती है। ओके, सबसे पहले देखते हैं, पहले हम दोनों ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं कि इस डेटा से गवर्नमेंट हमको क्या बताना चाहती है, फिर हम जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखो, पहला जो हमारा डेटा दे रखा है वो ई वे बिल वॉल्यूम जनरेशन का दे रखा है। मींस कितने ई वे बिल हमारे जनरेट हुए हैं, है ना। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रखी है। देखिए, सबसे पहले हमारी जो ग्रोथ थी वो 26% दे रखी है, फिर 16%, 16.6, 16.6 से 21%। तो जो हमारे ई वे बिल हैं वो ईयर ऑन ईयर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो डेटा है, स्टार्टिंग का जो ईयर है वो 26% इसलिए है क्योंकि इससे पहले ये जो हमारे जीएसटी था वो कोविड पीरियड चल रहा था और ई वे बिल्स काफ़ी कम हो गए थे। ओके, तो ये ग्रोथ सबसे ज़्यादा आ गई थी स्टार्टिंग में। तो अगर इस डेटा को हम 23 वाले जो डेटा है इसको अगर हम छोड़ भी दें तो हमारा जो ई वे बिल है वो इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज देखिए आप, ऑलमोस्ट 21% के आसपास चल रहा है यहाँ पे। ओके, ई वे बिल से क्या मतलब है, थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करते हैं। ई वे बिल क्या होता है, देखिए, सपोज कीजिए कोई भी प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री में एंट्री कर रहा है। ओके, ये एंट्री हो गई और यहाँ पे रॉ मटेरियल एंट्री कर रहा है और यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है बाहर। तो जो एंट्री होगी तो वहां पे रॉ मटेरियल की भी बिलिंग होगी कि भाई क्या क्या रॉ मटेरियल आया है हमारा, और हमारा जो आउटपुट जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका भी बिल जनरेट होगा, उस पर जीएसटी पेड होगा। ओके, तो ये जो जीएसटी है वो ऑनलाइन पेड होता है, तो जो बिल हो वो उसी को हम ई वे बिल बोलते हैं। ओके, टेक्निकल टर्म्स में उसी को ई वे बिल कहा जाता है कि जो टैक्स रिसीप्ट करती है ना, बिल जनरेट होता है, रिसीट हम लेते हैं, तो जो फिनिश प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है उसको ई वे बिल के थ्रू हम, जो रिसीट जनरेट होती है उसको ई वे बिल बोलते हैं। तो ये कितने जनरेट हुए हैं, अगर ये ज़्यादा जनरेट हुए उसका मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या है, फॉर्मलाइजेशन की तरफ मूवमेंट कर रही है। पहले इकोनॉमी क्या थी, इनफॉर्मल थी, अब इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ मूवमेंट हो रहा है। यही हमारा एक प्राइम टारगेट था जीएसटी का कि भाई जो लीकेजेस हैं टैक्सेस में, जो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अब मैक्सिमम गुड्स पे गवर्नमेंट क्या है ना, जीएसटी, सारे ही जीएसटी के अंदर हैं, जो हमारे पेट्रोलियम और अगर इसको लिकर वगैरह को छोड़ दें तो सारे जीएसटी के पार्ट हैं। तो हमारे ई वे बिल इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, फॉर्मल इकोनॉमी बन रही है धीरे धीरे। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जीएसटी कलेक्शन 2024 में बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है।
एक्चुअली में जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है, सॉरी देखो जीएसटी कलेक्शन तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये क्यों डिक्रीज हो रही है वो हम तो अभी ग्राफ को समझेंगे। देखो हमारे जीएसटी कलेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो अगर लास्ट के 4 साल का 3 साल का हम डेटा देखें, फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन करें, तो अगर देखो एग्जाम में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आपको मिले जिसमें अगर कोविड ईयर बीच में आ रहा है तो उसको थोड़ा सा ना काफी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको सोल्व करना है। अदरवाइज मोर और लेस आप, मैं बता रहा हूँ जितने भी गवर्नमेंट डेटा है वो अगर पहला तो है ना, अब जो एग्जाम होंगे ना उसमें कोविड का ईयर के बाद का डेटा ही पूछा जाएगा, कोविड को इंक्लूड नहीं करा जाएगा क्योंकि कोविड एक एक्सेप्शनल पीरियड था। तो सब में गवर्नमेंट डेटा इंक्रीज ही हो रहा है। तो आप सब में, हाँ पिछले 5 साल का अगर गवर्नमेंट डेटा उठा के देखें तो सब में जीएसटी भी इंक्रीज हो रहा है, हमारा कैपेक्स भी इंक्रीज हो रहा है, हमारे जो रिफॉर्म्स है वो भी इंक्रीज हुए हैं, ई वे बिल इंक्रीज हुए हैं हमारे, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस हमारा इंक्रीज हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो रहा है। ये मोटा मोटा गणित है हमारी इकोनॉमी की, तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसे कम हो रही है इसके अंदर, वो चीज हमको देखनी है। देखो कि सपोज करो हम मोटा मोटा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपये 100 रुपये का एग्जांपल लेते हैं। पहले जीएसटी हमारा सपोज करो कि पहले ईयर में 100 रुपये आ रहा था, दूसरे ईयर में हमारे पास में जीएसटी आया 120 रुपये, तीसरे ईयर में हमारे पास में जीएसटी आया 125 रुपये, फिर आया हमारे पास में 126 रुपये। तो देखो जीएसटी कलेक्शन तो इंक्रीज हो रहा है हमारा, 100 से 120 हो गया, 125 हो गया, 126 हो गया, लेकिन इसमें अगर डिफरेंस देखें तो वो कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इकोनॉमी पहले जब जीएसटी स्टार्टिंग में आया होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इकोनॉमी में एक जर्क आया होगा, सारे जो इनफॉर्मल जो हमारा पार्ट था इकोनॉमी का वो फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ मूवमेंट किया होगा, सब पे जीएसटी लगा होगा, तो कलेक्शन इंक्रीज हुआ ही हुआ होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ होगा कि स्टेबल हुआ होगा, स्टेबल हुआ होगा तो ये जो जर्क है वो भी स्टेबल हुआ होगा। तो क्या हुआ ना कि डिफरेंस कम हो गया होगा। डिफरेंस कम कैसे हो गया कि 100 से 120 में कितना 20 का डिफरेंस है, जबकि 120 से 125 में कितना 5 का डिफरेंस है और फिर 1 का डिफरेंस है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो डिक्रीज हो रही है लेकिन हमारा जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो वही चीज ये ग्राफ दिखाना चाहता है। अब हम जीएसटी 2.0 की बात कर लेते हैं कि क्या क्या, पहले तो रिफॉर्म देखते हैं, फिर वो रिफॉर्म सही है या गलत है और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है वो सब चीज हम देखते हैं। देखो जीएसटी 2.0 में क्या किया है, उन्होंने 2 रेट करी है, सभी गुड्स पे 2 रेट कर दिए, एक तो 18% और एक 5%। 2 ही रेट्स में टैक्स लगाया जाएगा, या तो 18% रहेगा या 5% रहेगा। 2 रेट स्ट्रक्चर है हमारा, 18% स्टैंडर्ड और 5% मेरिट गुड्स पर लगाया जाएगा। मेरिट गुड्स क्या होती है, जैसे कार्स हो गई, लग्जरी कार्स हो गई। ओके, जो लग्जरी गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स पे 5% टैक्स है, जबकि जो स्टैंडर्ड गुड्स है उस पे 18% है। ओके, सॉरी ये गलत उल्टा बोल दिया मैंने, 18% स्टैंडर्ड है और 5% मेरिट, 2 रेट है। ये लग्जरी पे 5% नहीं है, लग्जरी पे तो ज्यादा है। ओके, मींस 18% तो स्टैंडर्ड टैक्स है, हमारे स्टैंडर्ड टैक्स रेट है, और 5% अलग से मेरिट पे अलग से है। ओके, 14% टैक्स रेट किस पे है, डीमेरिट पे और सिंग गुड्स पे इंक्लूडिंग सेस। डीमेरिट क्या, ये सिंग गुड कौन से होते हैं, सिंग गुड हमारे होते हैं जिसपे, जैसे आप लग्जरी कार्स ले लो, ओके, इन सब पे 40% टैक्स है, जबकि जो हमारे डे टू डे यूज के जो गुड्स हैं उस पर 2 रेट चल रही है, 18% और 5%। कुछ गुड्स को 18% की कैटेगरी में रखा गया, कुछ गुड्स को 5% की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी में, कि सबसे पहले अगर हम साइकिल देखें तो इंडस्ट्री की साइकिल क्या होती है कि कुछ हमारा रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल हमारा फैक्ट्री में आता है और फैक्ट्री से हमको आउटपुट मिलता है। अगर किसी फैक्ट्री के जो रॉ मटेरियल है उस पे 18% टैक्स लगाया जा रहा है और फैक्ट्री के आउटपुट पे 5% टैक्स है,
जीएसटी के अंदर। ऐसी डिस्क्रिपेंसीज काफी सारी है एक्चुअली में, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल में तो आप 18% टैक्स ले रहे हो, जबकि आप जो आउटपुट है उस पर 5% टैक्स ले रहे हो। तो इस फैक्ट्री ओनर क्या करेगा कि इसकी तो भाई इसको तो महंगा पड़ेगा किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उस पर तो ये 18% टैक्स दे रहा है, और इसको टैक्स क्रेडिट कितना मिल रहा है, जब ये आउटपुट जा रहा है तो उसी पे टैक्स क्रेडिट पे 5% मिल रहा है। ओके, आउटपुट पे सिर्फ 5% टैक्स है, जबकि ये रॉ मटेरियल पे 18% टैक्स दे के आ रहा है वहां पे। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं इस चीज को, कि जो इनपुट्स हैं उस पर तो आप टैक्स ज्यादा ले रहे हो और आउटपुट पर टैक्स कम ले रहे हो। पैकेजिंग, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और मार्केटिंग, इस पे तो 18% टैक्स है जीएसटी के अंदर, और जो आउटपुट फिनिश प्रोडक्ट्स है उस पर 5% टैक्स है। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के जो है ना एनोमली थी वो आज भी है जीएसटी के अंदर। जीएसटी 2.0 के अंदर भी ये इशू है। सपोज कि जो नेक्स्ट 3.0 अगर जीएसटी आएगा तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व आउट करने की कोशिश करेगी। इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के क्या इम्पैक्ट है वो देख लेते हैं। हायर कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसर, और वैसी बात है प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट हमारी हाई हो जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल पे ज्यादा लग रहा है। वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज, वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि किसी फैक्ट्री में सपोज करो जो डे टू डे यूज के लिए रॉ मटेरियल खरीदना, तो उसको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो हमारी वर्किंग कैपिटल है। तो अगर टैक्सेस ज्यादा हो जाएंगे तो मेन पार्ट क्या चल जाएगा, टैक्सेस में ज्यादा चला जाएगा वर्किंग कैपिटल का, और जो इन हैंड कैपिटल है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में वो कम रह जाएगी। रिड्यूस कम्पिटिटिवनेस, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी कम्पिटिटिवनेस भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट कैसे बनेगा भाई कि आप रॉ मटेरियल पर हमारा ज्यादा टैक्स लग रहा है, फिनिश पे कम लग रहा है, तो कम्पिटिटिवनेस भी हमारी कम हो जाएगी। अच्छा, 2.0 से हमारे एक्सपेक्टेड चैनल्स ऑफ इम्पैक्ट हम देख लेते हैं कि किन किन चीजों पे इम्पैक्ट हमारा रहेगा। कंजम्पशन बूस्ट रहेगा, ऑब्वियस ही बात है कि पहले काफी सारे रेट हुआ करते थे, 3-4 रेट, अब 2 स्टैंडर्ड रेट कर दिया। अगर हम इनको सिनगुड को हटा भी दें तो 18% और 5% 2 रेट हो गई है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है जीएसटी। तो कंजम्पशन बूस्ट होगा, इससे कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस हो जाएगा, कंप्लायंस सिंप्लीफाइड है। सपोर्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि मैक्सिमम जो टैक्स है उस पर 18% टैक्स है। वाइडर टैक्स बेस हो जाएगा, मैक्सिमम चीजों को इसमें इंक्लूड कर रखा है, तो टैक्स रेट मीन्स ज्यादा चीजों पे टैक्स रेट चाहे कम हो, सब इसका कहने का मतलब ये है कि टैक्स रेट चाहे कम हो, लेकिन अगर ज्यादा चीजों पे हम टैक्स ले रहे हैं वही कम रेट से, तो टोटल अमाउंट है वो तो ज्यादा आएगा गवर्नमेंट के पास में। तो इसको बोलते हैं टैक्स बेस। तो टैक्स बेस बढ़ जाएगा, ज्यादा चीजों पे हम टैक्स लेने लगेंगे। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, कैसे, क्योंकि हमारे जो टैक्स रेट है वो कम हो जाएगा, जीएसटी कम हो जाएगा। एनहांस ट्रेड कंपिटिटिवनेस इंक्रीज होगी। एनकरेज स्मॉल बिजनेसेस टू फॉर्मलाइज, जो हमारे स्मॉल बिजनेस थे वो जो अभी तक है ना ई वे बिल वगैरह का नहीं यूज करते थे, इनफॉर्मल इकोनॉमी में वर्क करते थे, वो क्या ना कि अब जब टैक्स रेट ही कम हो जाएगी तो उनको क्या इशू है फॉर्मल इकोनॉमी में पार्ट करने का। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो भी स्मॉल बिजनेस भी हमारे जीएसटी वगैरह पे करने लगेंगे तो टैक्स बेस बढ़ रहा है हमारा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, रिजोल्व इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इंप्रूव वर्किंग कैपिटल। अगर हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सही होगा तो हमारी इंप्रूव वर्किंग कैपिटल सही होगी, क्योंकि पहले क्या ना कि जैसे अभी तो 18% 5% ही है, पहले इस तरह से था 22%। ओके, कुछ चीजों पे 22% है, फिर इससे अगर हम मान के चले कि किसी पे 24% है, तो इस तरह से काफी लंबा स्ट्रक्चर हो गया था। अब कम से कम ये 2 स्लैब हटने से 18% 5% रहने से अभी भी इन्वर्टेड है, लेकिन कम से कम ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इकोनॉमी पे। मूविंग टू नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम। सेंटर्स इफेक्टिव कैपेक्स टू जीडीपी स्केल्ड अप फ्रॉम पेंडेमिक एवरेज 2.7% टू 4%। कैपेक्स स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं हम कैपेक्स की। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ये जो कैपिटल गुड्स के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसको कैपेक्स बोलते हैं। तो कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा लिया जाता है। कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो को क्या शो करता है, कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो हमारे यहाँ हमेशा हाई रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि इससे ये पता चलता है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना वो सही डायरेक्शन में है। मीन्स हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू की जगह हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है जीडीपी के परसेंटेज में। जीडीपी का
अगर परसेंटेज निकाले रेफरेंस लेके जीडीपी का, तो कैपेक्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा रहना चाहिए अच्छी इकोनॉमी के लिए। तो 2.7% से 4% इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो ये एक अच्छी चीज है। देखो ये डेटा दे रखा है, फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर ये 2.6% था, इंक्रीज होता होता ये ऑलमोस्ट 4 पे आ गया है, 4 से 4.3% ऑफ जीडीपी है ना। तो जीडीपी का करीबन 4.5% हमारा कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अच्छी चीज है ये। इसके अंदर एक टर्म दे रखी है गवर्नमेंट ने, इफेक्टिव कैपेक्स, ग्रांट इन पेड फॉर कैपिटल और कैपेक्स। देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये तो कैपेक्स है, ओके। ये जो येलो पार्ट है ये ग्रांट इन एड है, मींस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स दिए गए हैं, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है स्टेट्स को कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद का बढ़ाइए। तो ये अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स और स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स दिए वो दोनों मिला के देखें तो वो भी इंक्रीज हमारा कंटिन्यूसली हो रहा है। तो इन दोनों को मिला के जो रेशियो हमारा आ रहा है उसको हमने कहा है इफेक्टिव कैपेक्स। जो रेड कलर में जो दे रखा है वो इफेक्टिव कैपेक्स है। दूसरे में हमने दे रखा है सेंटर SASCI सक्सेसफुली इंसेंटिवाइज द स्टेट्स टू मेंटेन द कैपेक्स 2.4% ऑफ जीडीपी। मींस एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्टेंस दे रही है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करिए। ये ग्राफ हम बाद में समझेंगे, थोड़ा पहले ये SASCI क्या है ये देख लेते हैं। SASCI है हमारा स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सेंटर के द्वारा जो स्टेट्स को फंड दिया जा रहा है वही SASCI है, मोटा मोटा यही चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रही है स्टेट्स को, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दे रही है वो, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारा, असेट्स हो गया, असेट्स में रोड, हेल्थ, एजुकेशन, अर्बन प्रोजेक्ट्स, ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयबिलिटी कम होगी। अगर भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो तो वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, क्योंकि वो इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेगा, क्योंकि वो जॉब्स देगा, लोगों को जॉब मिलेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंजम्पशन के कारण ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो ये मोटा मोटा एम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ये ग्राफ हमको क्या दिखा रहा है, देखो स्टेट्स कैपिटल आउटले एक्सक्लूडिंग SASCI। अगर हम जो सेंटर हमको ग्रांट्स दे रहा है उसको हटा दें तो ये ऑलमोस्ट 1.9% के आसपास हमको स्टेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलेगा। बट अगर हम जो सेंटर के द्वारा असिस्टेंस हमको दिया जा रहा है उसको ऐड कर लें तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हमको दिखा रहा है इन दोनों का टोटल, तो वो ऑलमोस्ट जा रहा है 2.4% के आसपास। तो इस फंड के कारण, क्योंकि ये क्या ना कि डेडिकेटेड फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड दे रही है ना, पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दिया जाता है कि भाई ये पैसा है आपको खर्च करना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पैसों को इस तरह से डिवाइड करके दे रही है कि इतना तो आपको कैपिटल पे खर्च करना ही करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे मान लो गवर्नमेंट दे रही है 1000 रुपए, उसमें से आपको गवर्नमेंट कह रही है 800 रुपए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करना है, 200 रुपए आप रेवेन्यू पे करिए, वो आपके हेडक है, लेकिन 800 तो आपको करना ही करना है कैपिटल पे। तो ऑलमोस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फिस्कल पॉलिसी थी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी रहने वाला है, दोनों में डिफरेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हमारा कैपिटल यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर हमारा एंड होता है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक क्लास इसके बाद में हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें हम सारे कमेंट्स इसके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे उस क्लास में ले लिए जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।